अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पीछे हम आरसी सर्किट पढ़ रहे थे, उसमें करंट के लिए ये रिलेशन हमने डिराइव कर लिया था और ये भी पढ़ लिया था कि विद द पैसेज ऑफ टाइम करंट डिक्रीज़ होता जाता है, डीके होता जाता है। तो यहाँ से हम टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन फॉर करंट डीके भी बना सकते हैं। पीछे हमने टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन फॉर ग्रोथ ऑफ चार्ज बनाई थी, तो वो डेफिनेशन बनाने के लिए ये ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी नीचे आकर क्या हो जाएगा प्लस टी ओवर आर सी। तो स्टूडेंट ये पढ़ा था हमने कि अगर हम टी किसके इक्वल पुट कर दें आर सी के, जो कि टाइम कांस्टेंट होता है, टी की जगह आर सी लिखेंगे, आर सी से कट जाएगा, ये आई एम ओवर क्या रह जाएगा ई, 1 ओवर ई, ये 1 ओवर ई आई एम बनेगा। और 1 ओवर ई की वैल्यू अगर हम निकालें तो 1 ओवर ई की वैल्यू बनती है 0.37 आई एम। तो यहाँ से हम टाइम कांस्टेंट फॉर डीके ऑफ करंट की डेफिनेशन बना सकते हैं कि टाइम कांस्टेंट आरसी के बराबर है और ये वो टाइम है जिसके दौरान करंट कम हो के मैक्सिमम करंट का 0.37 टाइम्स रह जाता है। वो टाइम जिसके दौरान करंट रिड्यूस हो के मैक्सिमम करंट का 0.37 रह जाए उसे टाइम कांस्टेंट कहेंगे और आर सी से शो करेंगे। यानी अगर मैक्सिमम करंट 100 है, 100 इंटू 0.37 कितना हो जाएगा 37। तो उस केस में टाइम कांस्टेंट वो टाइम होगा जिसमें करंट कम हो के 37 एम्पेयर रह जाए, जबकि मैक्सिमम 100 एम्पेयर था। तो वो टाइम जिसमें करंट रिड्यूस हो के मैक्सिमम करंट का 0.37 टाइम्स रह जाए उसे टाइम कांस्टेंट कहेंगे और आरसी से शो करेंगे। ये भी कह सकते हैं कि 37%, जैसे हमने पीछे पढ़ा था, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100। तो 37 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.37 ही बचता है। तो टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन परसेंटेज के लिहाज से भी यूँ बनेगी कि ये वो टाइम है जिसके दौरान करंट 37%, मैक्सिमम करंट का 37% करंट बाकी रह जाता है और मैक्सिमम करंट का 63% डीके हो जाता है। क्योंकि जब 37% बाकी बचा है इसका मतलब 63% डीके हो गया है। तो आगे स्टूडेंट ये है डीके ऑफ चार्ज इन आरसी सर्किट। पहले हमने पढ़ा था ग्रोथ ऑफ चार्ज, आगे है डीके ऑफ चार्ज, कि चार्ज का डीके कैसे होगा। तो डीके ऑफ चार्ज को ऑब्ज़र्व करने के लिए यही सर्किट हमने पीछे पढ़ा था। इसमें स्विच को ए से कनेक्ट किया था। अब फ़र्ज़ करें किससे कनेक्ट कर दें हम बी से। अगर स्विच को हम बी से कनेक्ट कर दें तो बैटरी का आरसी सर्किट से ताल्लुक़ टूट जाएगा। उस सूरत में यूँ सर्किट कंप्लीट होगा, यूँ करके उसमें बैटरी नहीं रहेगी, फिर आर और सी रह जाएंगे। तो कैपेसिटर की प्लेटों पर मैक्सिमम चार्ज पहले स्टोर हो चुका था, हमने ए से कनेक्ट किया था, ये सारा हमने पीछे पढ़ा था कि ए से कनेक्ट किया था, कैपेसिटर पर चार्ज स्टोर होता गया, फ़र्ज़ करें होते होते वो क्यू एम हो गया। तो फिर डीके को ऑब्ज़र्व करने के लिए हमने स्विच को बी से जोड़ दिया। तो इस पर जो चार्ज स्टोर हुआ है वो आहिस्ता आहिस्ता डीके होता जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा। इसे डीके ऑफ चार्ज इन आरसी सर्किट कहते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनों के लिहाज से इस सर्किट को स्टडी करें तो फ़र्ज़ करें इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर इलेक्ट्रॉनों का नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब रिपेल करेंगे तो ये इधर से इधर आना शुरू कर देंगे और जैसे जैसे ये इधर से इधर आएंगे ये नेगेटिव चार्ज ख़त्म होता जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज ख़त्म होता जाएगा। तो ऐसा ऐसा जब चार्ज में कमी होती जाएगी इसको डीके ऑफ चार्ज इन आरसी सर्किट कहेंगे। इसके लिए रिलेशन हमने बनाना है। तो स्टूडेंट पीछे हमने ये रिलेशन पढ़ा था, V = VR प्लस क्या था VC। तो इस केस में V तो ख़त्म हो गया क्योंकि इस सर्किट का बैटरी से ताल्लुक़ टूट गया, V ज़ीरो हो गया यहाँ पर।
वी आर प्लस क्या रह जाएगा, वी सी, इनके वोल्टेज रह जाएंगे जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका था। तो वी आर की वैल्यू हमने पुट की आई आर, वी सी की वैल्यू पुट की थी क्यू ओवर सी, क्योंकि सी बराबर होता है जो क्यू बराबर होता है सी वी के। वी सी स्टैंड फॉर वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर। वी सी इस तरह क्यू ओवर सी के बराबर होता है, जो वैल्यू हमने इधर पुट की थी। तो ये रिलेशन हमारे पास बन जाएगा। इसमें क्यू ओवर सी को उधर ले जाएं तो ये आई आर इज़ इक्वल टू माइनस क्यू ओवर सी बन जाएगा। हमारे पास आई आर जो आएगा ये माइनस क्यू ओवर सी के बराबर होगा, क्योंकि उधर ले गए थे। आई जो है वो किसके इक्वल होता है, डी क्यू ओवर डी टी के, इज़ इक्वल टू माइनस क्यू ओवर सी हो गया। यहाँ पे जो डी क्यू है, क्यू इधर आकर डिवाइड करेगा 1 ओवर क्यू, आर उधर आकर डिवाइड करेगा 1 ओवर आर सी हो जाएगा, और डी टी उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा। ये इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन हमने सेपरेट कर दी वेरिएबल्स के लिहाज से। तो अब इसे इंटीग्रेट कर दें, -1 ओवर आर सी डी टी, 1 ओवर क्यू का इंटीग्रल ये होगा लॉग ऑफ क्यू, -1 ओवर आर टी, ये डी टी का इंटीग्रल टी हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ए, ये इक्वेशन नंबर 1 कह लें। तो स्टूडेंट ए की वैल्यू निकालने के लिए हम पीछे की तरह यहाँ इनिशियल वैल्यू या बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। तो इनिशियली अभी बताया था कि जब शुरू में टाइम ज़ीरो है, तो जब हमने डिस्चार्जिंग का आगाज़ किया तो उससे पहले कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका था। अभी ये बताया था कि जब स्विच को हमने बी से कनेक्ट किया, डीके को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया, तो उस वक्त कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका था। उसके बाद हमने इसकी डिस्चार्जिंग शुरू की। तो इनिशियली जब टी ज़ीरो था तो क्यू किसके इक्वल था, क्यू एम के। तो क्यू की जगह क्यू एम लिखेंगे, माइनस टी की जगह ज़ीरो लिखेंगे, तो पूरा फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा। तो यूँ ए की वैल्यू हमारे पास जो निकलेगी ये होगी लॉग ऑफ क्यू एम। ये हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे। तो ये बनेगा लॉग ऑफ क्यू इज़ इक्वल टू माइनस टी ओवर आर सी, और ए की जगह लिख देंगे लॉग ऑफ क्यू एम। तो ये रिलेशन हमारे पास बनेगा। इस यहाँ से हमने आगे वैल्यू निकालनी है जो क्यू का रिलेशन हमने बनाना है। तो क्यू का रिलेशन बनाने के लिए लॉग वाले फैक्टर सारे एक साइड पे ले आएँ। लॉग ऑफ क्यू प्लस लॉग ऑफ क्यू एम इधर आकर माइनस हो जाएगा, इधर माइनस टी ओवर क्या रह जाएगा, आर सी। तो स्टूडेंट इसे भी लॉग से मल्टीप्लाई कर दें ताकि इसके साथ भी लॉग आ जाए और एंटी लॉग से सारे लॉग कैंसिल हो जाएं। ये जैसे हमने पीछे किया था, इसको लॉग ऑफ़ ई से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि लॉग ऑफ़ ई 1 के इक्वल होता है, और 1 से मल्टीप्लाई करना मैथमेटिकली कोई फ़र्क नहीं डालता। तो ये लॉग का दूसरा कानून लगेगा, जो माइनस ये डिवाइड करेंगे इस तरह। ये लॉग के थर्ड कानून के मुताबिक शुरू वाली टर्म ऊपर जाकर क्या बन जाएगी, पावर बनेगी। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ क्यू, और क्या होगा क्यू एम। यहाँ एंटी लॉग ले लें, एंटी लॉग से लॉग कट जाएगा, क्यू ओवर क्या रह जाएगा, क्यू एम इज़ इक्वल टू ई की पावर माइनस टी ओवर क्या होगा, आर सी। तो ये वैल्यू बनेगी यहाँ से क्यू की, उधर जाकर क्यू एम मल्टीप्लाई करेगा
तो ये डीके ऑफ चार्ज का रिलेशन बनेगा। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये रिलेशन शो कर रहा है कि ये देखें e⁻t नीचे आकर क्या हो जाएगा +t/RC। तो q और t एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। इसका मतलब जैसे जैसे t बढ़ता जाएगा q कम होता जाएगा, और t जो है वो e की पावर में है यानी एक्सपोनेंट में है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि q डिक्रीज़ एक्सपोनेंशियली विद टाइम, क्योंकि t एक्सपोनेंट में है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इन दिस केस q डिक्रीज़ एक्सपोनेंशियली विद टाइम। यहाँ पर q जो है वो टाइम के लिहाज से एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ कर रहा है। तो स्टूडेंट ये रिलेशन हमने बनाया q = qm e⁻t/RC। ये रिलेशन शो कर रहा था जैसे अभी बताया कि q डिक्रीज़ एक्सपोनेंशियली विद टाइम। तो इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इधर t है इधर चार्ज है, पहले मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो चुका था, फिर ये कम होते होते ज़ीरो होता जाएगा, तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ होगा। इसलिए ग्राफ यूं करके कर्व की शक्ल में बनेगा।